कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये स्पेसशिप पृथ्वी से रवाना हुआ था होम स्टेड 2 जाने के लिए। इस स्पेसशिप का मेन मकसद है होम स्टेड 2 जा करके वहां मानव कॉलोनी को बसाना। इस स्पेसशिप के अंदर लगभग 5000 पैसेंजर थे और लगभग 258 क्रू मेंबर थे। अब जो स्पेसशिप थी वो बिल्कुल लाइट स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस दौरान इस स्पेसशिप का सामना होता है कुछ मिड्योर से। समस्या की बात ये थी कि इनमें एक बड़ा मिड्योर था जो स्पेसशिप की तरफ आ रहा था। जब वो आकर के स्पेसशिप से टकराता है तो स्पेसशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हालांकि जो स्पेसशिप था वो ऑटो पायलट पर था और उसका काम था ऑटोमेटिक ही सारे प्रॉब्लम को ठीक कर लेना। अगर आप ध्यान दो तो सारी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो थी वो ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अब शायद आगे चल करके स्पेसशिप में कुछ समस्याएं आ सकती है। खैर, अब इसके बाद हमें जेम नाम करके एक पैसेंजर को दिखाया जाता है। दरअसल मिड्योर के टकराने के बाद स्पेसशिप में झटका लगा और इसी झटके की वजह से जेम का जो स्लीपिंग चैम्बर था उसमें कुछ समस्या आ जाती है। जेम की जब आंख खुलती है तब एक कंप्यूटर उसे बताता है कि हम होम स्टेड 2 जा रहे हैं मानव सभ्यता को बसाने के लिए, और वो लगभग 120 साल बाद स्लीपिंग चैम्बर से जग रहा था। उसके हाथ में एक बेल्ट था जो कि उसकी आईडी का काम करती है। उसी आईडी की मदद से वो अपने कमरे में जा पाता है। कमरे में जाने के बाद वो नहा करके फ्रेश होता है क्योंकि वो बाकी के पैसेंजरों से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। जैसे ही वो एक कमरे में जाता है तो वहाँ पर एक 3D वीडियो प्ले हो रहा था जो फ्यूचर के बारे में बता रही थी। अब वो जो वीडियो था वो बार बार हम सब कह करके बात कर रही थी। तभी जेम कहता है कि इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है, जिसके बाद वो वीडियो जवाब देता है कि सब लोग तो यही कमरे में बैठे हैं। अब यह सुन करके जेम बहुत डर जाता है और वो जा करके बाकी के लोगों को ढूंढने लगता है। वो स्पेसशिप में चारों तरफ जा करके घूमता है, लेकिन उसे एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है। हालांकि वो क्रू मेंबर के चैम्बर में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी आईडी से क्रू मेंबर के चैम्बर में नहीं जा पाता है। फाइनली वो जा करके पता लगाता है कि आखिर होम स्टेड यानी कि मंजिल तक पहुंचने में अभी कितना समय बाकी है। जिसके बाद यहाँ पर जेम को पता चलता है कि पृथ्वी से रवाना हुए स्पेसशिप को 120 साल हो चुके हैं और होम स्टेड 2 पहुंचने में अभी भी 90 साल बाकी है। अब जेम को यकीन हो गया था कि वो गलती से अपने स्लीपिंग चैम्बर से जग चुका है, इसलिए वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है पृथ्वी पर मैसेज भेजने के लिए। वो पृथ्वी वासियों से पूछ रहा था कि आखिर स्लीपिंग चैम्बर में दोबारा कैसे सो सकते हैं, लेकिन यहाँ जेम को मालूम चलता है कि मैसेज को पृथ्वी तक जाने के लिए 19 साल लगेंगे और उसका रिप्लाई 36 साल में आएगा। अब यह देख करके जेम बहुत उदास हो गया था और उस समय उसे एक बार काउंटर पर इंसान दिखाई देता है। दरअसल जेम को लग रहा था कि वो एक इंसान है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तब उसे मालूम चलता है कि वो भी एक रोबोट है और ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा था। वो जेम को बताता है कि मेरा नाम मोर्थर है और मैं बार काउंटर पर ड्रिंक सर्व करने का काम करता हूँ। अब जेम समझ गया था कि उसे यहीं पर रहना होगा, इसलिए वो चुपचाप इस स्पेसशिप में अपना समय बिताने लगता है। वैसे वो एक मिडिल क्लास पैसेंजर था, इसी वजह से उसे गोल्ड क्लास कॉफी ना मिल करके नॉर्मल कॉफी मिलती है, और इतना नहीं बल्कि खाने में भी उससे नॉर्मल खाना ही मिलता था। हालांकि इस दौरान जेम स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करके उसके अंदर सोने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो नहीं पा रहा था। वैसे जेम को पता था कि क्रू मेंबर के पास एक खास सामान है जिसकी मदद से वो पैसेंजर को स्लीपिंग चैम्बर में सुला सकते हैं, इसलिए वो लगभग कई महीनों तक क्रू मेंबर के चैम्बर को खोलने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन जब चैम्बर नहीं खुलता है तब वो भी हार मान लेता है और चुपचाप यहाँ पर रहने लगता है। स्पेसशिप के अंदर सारे चीजों का वो मजा उठा रहा था और जितना हो सके वो अपने आप को व्यस्त रख रहा था। अब इस तरीके से धीरे धीरे करके लगभग 1 साल बीत गए थे। अब एक दिन जेम को एक चैम्बर दिखाई देता है और इस चैम्बर को उसने पहले नहीं देखा था। इस चैम्बर के अंदर जब वो जाता है तो उसे स्पेसशिप का सूट दिखाई देता है। उस सूट को पहनने के बाद वो दरवाजे को खोलता है और बाहर आ जाता है। दरअसल वो बाहर आकर के ब्रह्मांड के नजारे का मजा उठाना चाहता था। वो स्पेसशिप से जंप कर देता है क्योंकि उसके स्पेसशिप सूट में रस्सी बंधी हुई थी। इस नजारे का मजा उठाते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। स्पेसशिप के अंदर जब वो दोबारा आता है तब उसकी नजर एक पैसेंजर के ऊपर पड़ती है। दरअसल वो पैसेंजर एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था अरोरा। अरोरा खूबसूरत के साथ साथ बहुत फेमस भी थी,
इसलिए जेम उसे अच्छे से जानता था। अब वो समय बिताने के लिए अरोरा की ढेर सारी वीडियोस को देखने लगता है और उसके बगल में बैठ करके वो उससे ढेर सारी बातें करता था। और फिर एक दिन वो ऑर्थर के पास जा करके उसे भी अरोरा के बारे में बताता है। वो ऑर्थर को बताता है कि उसने अरोरा से दोस्ती कर लिया है। वैसे जेम को किताब की मदद से पता था कि स्लीपिंग चेम्बर को खराब करके पैसेंजर को कैसे जगाया जा सकता है। वैसे वो अरोरा को जगाना तो चाहता था, लेकिन ये एक प्रकार से मर्डर होगा। हालांकि इस बारे में वो कई महीनों तक ऑर्थर से बात भी करता है और वो ऑर्थर से वादा भी किया था कि वो अरोरा को नहीं जगाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन जेम अपनी दाढ़ी बनाता है और कुछ टूल ले करके अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर के पास पहुंच जाता है। दरअसल जेम अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। वो हार मान करके स्लीपिंग चेम्बर को खराब कर देता है, जिसकी वजह से अरोरा जग जाती है। अरोरा के जगने के बाद जेम यहाँ से भाग जाता है, मतलब वो उसके सामने से गायब हो जाता है। अरोरा जग करके जब बाकी के पैसेंजर को ढूंढने लगती है, तब जेम अचानक से उसके सामने आ जाता है। फिर जेम अरोरा को बताता है कि यहाँ पर हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इसके बाद वो अरोरा को ले जा करके सच्चाई से रूबरू करवाता है, जहाँ अब अरोरा को भी मालूम चल गया है कि 120 साल हुए हैं इस स्पेसशिप को पृथ्वी से रवाना हुए और अब 88 साल बचे हुए हैं होम स्टेट 2 पहुँचने में। पैसेंजर के जगने से पहले क्रू मेंबर को 1 महीने पहले ही जग जाना था, लेकिन क्रू मेंबर तो अभी भी सो रहे थे। अब यह सब कुछ मालूम चल जाने के बाद अरोरा बहुत डर जाती है। वो दोबारा स्लीपिंग चेम्बर में जा करके सोना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था और इन्हें भी पता नहीं था कि स्लीपिंग चेम्बर में जा करके सोना कैसे है। अब इसके बाद जो अरोरा थी वो भी अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और इधर जो जेम था वो ऑर्थर के पास आकर के उसे बताता है कि उसने अरोरा को जगा दिया है, लेकिन ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ये बात अरोरा को मत बताना। जिसके बाद ऑर्थर भी कहता है कि ठीक है, मैं ये बात अरोरा को नहीं बताऊंगा। अब अगले दिन सुबह में जब अरोरा खाना खाने के लिए खाना को निकालती है, तब उसका जो खाना था वो गोल्ड क्लास था, क्योंकि वो अमीर घराने से थी। लेकिन जब अरोरा को मालूम चलता है कि जेम लगभग 1 सालों से नॉर्मल खाना खा रहा है, तो वो उसके लिए भी जा करके गोल्ड क्लास खाना लेकर के आती है और सच में लगभग सालों के बाद जेम इतना अच्छा खाना खा रहा था। वैसे जो अरोरा थी वो भी हार नहीं मानती है, वो भी स्लीपिंग चेम्बर में दोबारा सोने के लिए हर तरीके से तरकीब निकाल रही थी, लेकिन हर तरीके से कोशिश कर लेने के बाद अरोरा को मालूम चल जाता है कि अगर इन्हें स्लीपिंग चेम्बर में सोना है तो क्रू मेंबर को जगाना होगा, क्योंकि क्रू मेंबर के अलावा इन्हें स्लीपिंग चेम्बर में और कोई नहीं सुला सकता है और क्रू मेंबर को जगाना नामुमकिन था। इनकी जो आईडी है उस आईडी से क्रू मेंबर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब अरोरा को भी लगता है कि शायद किस्मत में यही लिखा हुआ है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके जेम के साथ अपना समय इस स्पेसशिप के अंदर बिताने लगती है। वैसे कई महीने से लगभग ये दोनों स्पेसशिप के अंदर साथ में समय बिता रहे थे और फिर एक दिन जेम अरोरा से डिनर के लिए पूछता है। उधर से जो अरोरा थी वो भी डिनर के लिए जेम को हाँ बोल देती है और इस तरीके से ये दोनों अब एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। डिनर कर लेने के बाद जेम अरोरा को लेकर के जन्नत की सैर करवाने के लिए जाता है। वो अरोरा को लेकर के उस चैम्बर में जाता है जहां स्पेस सूट रखा हुआ था। खुद स्पेस सूट पहनने के बाद वो अरोरा को भी एक स्पेस सूट पहनाता है और उसे लेकर के बाहर आ जाता है और ये नजारा देख करके अरोरा को भी बहुत सुकून मिलता है। अब इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया था। सारा काम अब ये दोनों एक साथ करने लगे थे। एक प्रकार से ये दोनों पति पत्नी की तरह इस स्पेसशिप के अंदर रहने लगे थे। अरोरा भी जेम के साथ इतना खुश रहने लगी थी कि उसे पता भी नहीं था कि उसकी किस्मत खराब होने के बावजूद भी वो इतनी खुश है। अरोरा को स्लीपिंग चेम्बर से जगे हुए लगभग 1 साल हो गए थे, इसलिए जेम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और शायद आज के दिन जेम अरोरा को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। इधर अरोरा जब ऑर्थर से बात कर रही थी तो बातों ही बातों में ऑर्थर अरोरा को बता देता है कि जेम ने स्लीपिंग चेम्बर से आपको जगाने के लिए लगभग कई महीनों तक सोचा था। ये फैसला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब इस तरीके से यहाँ पर अरोरा को मालूम चल जाता है कि वो स्लीपिंग चेम्बर से अपने आप नहीं जगी थी, बल्कि जेम ने उसके स्लीपिंग चेम्बर को खराब करके उसे जानबूझ करके जगाया था। सच्चाई का पता चलने के बाद अरोरा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इस स्पेसशिप के अंदर जिससे वो बहुत प्यार करती थी, अब उसी इंसान से वो बहुत नफरत करने लगी थी। हालांकि जेम
जेम उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन अरोरा अब खुद उससे दूर रहना चाहती थी। एक दिन अरोरा उठ करके जब वो अपने कमरे से बाहर आती है, तब वो बाहर की तरफ में एक असली पेड़ देखती है, जो कि जेम ने ही साइंटिस्टों के लैब से ला करके यहाँ पर उगाया था। कुछ समय के बाद इन लोगों को एक इंसान की आवाज सुनाई देती है। ये लोग भाग करके पेड़ के पास जाते हैं, क्योंकि वो इंसान पेड़ के पास खड़ा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इस स्पेसशिप का कैप्टन है। कैप्टन मॉरिस को जब पता चलता है कि होम स्टेट 2 पहुंचने में अभी भी 88 साल बचे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें स्लीपिंग चेम्बर में जा करके दोबारा सोना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस स्पेसशिप की प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। अब जिस क्रू मेंबर के दरवाजे को खोलने की ये लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, कैप्टन के आईडी की मदद से वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है। कैप्टन जा करके एक एक करके सभी के स्लीपिंग चेम्बर को चेक करते हैं। वो जानना चाहते थे कि आखिर स्लीपिंग चेम्बर खराब क्यों हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कैप्टन को मालूम चल जाता है कि जेम और उनका जो स्लीपिंग चेम्बर है वो तो गलती से खराब हुआ है, लेकिन अरोरा के चेम्बर को जानबूझ करके खराब किया गया है। जिसके बाद जेम कबूल करता है कि उसने ही अरोरा को जगाया था। खैर जो भी हो, कैप्टन फौरन कंट्रोल रूम में जाते हैं, क्योंकि वो स्पेसशिप की प्रॉब्लम को देखना चाहते थे और जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते थे, क्योंकि आए दिन स्पेसशिप के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही थी। जब रिपोर्ट इनके सामने आता है तब इन्हें मालूम चलता है कि आखिर किस किस दिन कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई थी। रिपोर्ट को देखने के बाद अभी भी इन्हें नहीं मालूम चलता है कि आखिर स्पेसशिप के अंदर किस हिस्से में प्रॉब्लम है। इसलिए ये तीनों लोग इंजन रूम में जाते हैं प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। तभी जो कैप्टन थे वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। उनका इलाज करने के लिए ये लोग फौरन उन्हें ले जा करके पोर्ट में लिटा देते हैं, जहां कैप्टन को मालूम चलता है कि उनके शरीर के अंदर लगभग 612 बीमारियां हैं। कंप्यूटर उन्हें बताता है कि वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। स्लीपिंग चेम्बर में समस्या आ जाने की वजह से कैप्टन के साथ ये सब कुछ हो रहा था। चेम्बर का जो प्रभाव है वो कैप्टन के शरीर के ऊपर पड़ रहा था। उनकी हालत खराब थी, वो अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। इस दौरान स्पेसशिप के अंदर वार्निंग का मैसेज आ जाता है। स्पेसशिप के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लगी थी। रोबोट अपने आप ही खराब हो रहे थे। स्पेसशिप के अंदर कोई भी चीज ठीक से काम नहीं कर रहा था। कैप्टन जेम को अपने पास बुलाते हैं और अपनी आईडी उसे दे देते हैं। वो जेम को बताते हैं कि इस आईडी की मदद से तुम स्पेसशिप के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, तुम्हें स्पेसशिप को ठीक करना होगा। यह कहने के बाद कैप्टन की जैसे ही मौत होती है तो स्पेसशिप के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये दोनों साथ में मिल करके काम करने लगते हैं। इंजन रूम में जाने के बाद जब ये लोग प्रॉब्लम को ढूंढने लगते हैं तो एक दरवाजा खुलने की वजह से जो प्रेशर था वो इन्हें बाहर की तरफ खींचने लगता है। यहाँ जेम अरोरा को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो भी अंदर आकर के दरवाजे को बंद कर देता है। दोनों जब अंदर आ जाते हैं तब उन्हें एक बड़ा सा होल दिखाई देता है और इसी एक होल की वजह से बाकी के ढेर सारे होल हो गए थे, जहाँ से गर्मी का एहसास हो रहा था। जब ये लोग उस चेम्बर में जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि जो रिएक्टर है वो खराब हो चुका है, उसे ठीक करना होगा। रिएक्टर के खराब हो जाने की वजह से अंदर गर्मी बहुत बढ़ गई थी। अब जो जेम है वो फौरन दरवाजे को खोल करके रिएक्टर को ठंडा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जेम को मालूम चलता है कि जो गेट है वो जाम हो चुका है, वो खुल नहीं रहा है। मतलब कि उसे बाहर से जा करके गेट को खोलना होगा। और जो जेम है वो बाहर जा करके गेट को खोलने के लिए तैयार था। वो फौरन स्पेस सूट को पहनता है और बाहर जाने लगता है। जाने से पहले अरोरा कहती है कि तुम्हें वापस लौट करके आना होगा, क्योंकि इस स्पेसशिप के अंदर मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। अरोरा को पता था कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, इसमें जेम की मौत भी हो सकती है। जेम बाहर जा करके जब गेट को खोलता है तो जेम को मालूम चलता है कि गेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जा रहा है। जिसके बाद वो अरोरा को बताता है कि मुझे गेट को खोल करके यहाँ पर खड़े रहना होगा, क्योंकि जो गेट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो अरोरा कहती है कि नहीं, वापस आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने अंदर का गेट खोला तो आग के प्रेशर की वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। हालांकि जेम कहता है कि नहीं, मुझे ये काम करना होगा, क्योंकि 5000 पैसेंजर की बात है। जेम के कहने पर अरोरा अंदर के दरवाजे को खोल देती है, जिससे जो प्रेशर था वो बाहर की तरफ जाने लगता है और वो जेम को भी बाहर खींच ले जाता है। अब यह काम करने की वजह से जो रिएक्टर था वो ठंडा हो गया था, मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो टल चुकी है। स्पेसशिप अच्छे से काम करने लगा था, उसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी तो जेम के पास। प्रेशर की वजह से वो बाहर ब्रह्मांड की तरफ चला गया था और उसकी रस्सी भी टूट गई थी। लेकिन अरोरा भी हार नहीं मानती है, वो भी स्पेस सूट पहन करके बाहर आ जाती है। वैसे वो जेम के पास पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, लेकिन शायद किस्मत इन्हें मिलवाना चाहते थे। इसी वजह से जेम की स्पेस सूट में जो रस्सी लगा हुआ था, मौके पर अरोरा उसे पकड़ लेती है और इस तरीके से वो जेम को ले करके अंदर आती है। लेकिन अंदर आने के बाद जेम की
हालत बहुत खराब हो गई थी, वो सांस नहीं ले रहा था। और जब अरोरा उसे पोड में लेटाती है तब जो पोड था वो जेम को मृत घोषित कर देती है। उसी समय अरोरा कैप्टन के आईडी का इस्तेमाल करती है और फिर कंप्यूटर से कहती है कि जेम को किसी भी हाल में ठीक करो। ऑर्डर मिलने के बाद जो कंप्यूटर था वो एक साथ कई सारा काम करने लगता है, क्योंकि जेम के शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक साथ कई सारा ट्रीटमेंट होता है और कुछ समय के बाद जेम की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो जिंदा हो गया था। वैसे वो मरा नहीं था, वो मरने के बहुत करीब था। उसके शरीर के अंदर थोड़ा बहुत सांस बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो जिंदा हो पाया। अब कैप्टन के आईडी की मदद से जेम को कमांड मोड में एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिससे जेम को मालूम चलता है कि पोड के अंदर किसी भी इंसान को लेटाया जा सकता है और वो पोड के अंदर काफी लंबे समय तक सोया रहेगा। लेकिन समस्या की बात ये थी कि पोड सिर्फ एक था, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ही जाकर के पोड के अंदर सो सकता था। हालांकि जेम अरोरा से कहता है कि वो जाकर के अंदर सो जाए। अब अगले सीन में हम जेम को देखते हैं, जो कि ऑर्थर के साथ बैठा हुआ था, वो रिंग लेकर के, जो रिंग वो अरोरा को पहनाना चाहता था। अब ये सीन देख करके आपको यही लग रहा होगा कि जेम को अकेला छोड़ करके अरोरा जाके पोड में लेट गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरोरा ने जेम के साथ रहने का फैसला कर लिया था। जो जिंदगी उसे मिली थी वो जेम के साथ इस स्पेसशिप के अंदर बिताने के लिए तैयार हो गई थी। अब जेम अरोरा से शादी कर लेता है और इनकी आगे की जो जिंदगी थी ये दोनों इसी स्पेसशिप में अपना गुजार देते हैं। लेकिन जो अरोरा थी वो कहानी के तौर पर सब कुछ लिखी थी। इसी वजह से स्पेसशिप जब 88 साल बाद होम स्टेट 2 पहुंचने वाला था, तब क्रू मेंबर जगते हैं और उन्हें स्पेसशिप के अंदर ही ढेर सारा पेड़ दिखाई देता है और साथ में ये लोग अरोरा की कहानी को भी पढ़ते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को मालूम चलता है कि आखिर स्पेसशिप के अंदर क्या क्या घटना हुआ था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।